जैसे ही कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, बिजनौर में बिल्कुल दिवाली का सा और ईद का सा माहौल हो गया, क्योंकि बिजनौर शहर की तीन लड़कियों ने यहाँ पर सफलता हासिल की है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी कामयाबी। मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से तीनों लोगों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पर भी जब भी शिक्षा की बात होती है, शिक्षा के ज़रिए कामयाबी हासिल करने की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले जहन में कौंधता है, गरजता है। उनका नाम वह है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल मैन के नाम से वो मशहूर थे। उन्होंने कहा था कि जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाएं तो समझ जाना चाहिए कि आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। और आज जिनके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हुए हैं, मैं उनके साथ मौजूद हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो बिजनौर से जिन्होंने यूपीएससी पास किया है, स्मृति भारद्वाज जी। मैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हूँ और कल मैंने उनका इंटरव्यू, एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था, जिसमें उसके बाद मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आने शुरू हुए, मैसेज आने शुरू हुए। लोगों ने चाहा, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि डीपली सिलेबस के बारे में और जो तैयारियां इन्होंने की है उसके बारे में वो लोग भी जानें उनके ही ज़रिए। तो उनसे बात करने के लिए मैं इस वक्त यहाँ उनके घर पर मौजूद हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने परीक्षा इतने अच्छे नंबरों से पास, 176वीं रैंक शायद आपकी आई है। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने IIT BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। उसके लास्ट ईयर मेरे बीटेक के मैं इंटरेस्टेड हो गई थी सिविल सर्विसेज में। मेरी मदर चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि कैसे होती है ये, इसमें क्या क्या चरण होते हैं, ये सब मैंने नेट से पढ़ा। थोड़े टॉपर वीडियोस मैंने देखे। उस टाइम पर टीना डाबी मैम का सिलेक्शन हुआ था, अनुदीप दुरुशेट्टी सर का सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी, उससे जाना कि कैसे ये पूरा प्रिपरेशन होता है। फिर मैंने और वीडियोस देखे जो ऑलरेडी सर्विसेज में लोग थे, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं ये करना चाहती थी। मैं देश सेवा का कार्य मेरा मन था हमेशा से। मेरे फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ। और मैंने देखा है कि जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर और बाकी और सर्विसेज में जो लोग थे उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, बिजनौर एक बहुत छोटा सा शहर है, किस तरह से यहाँ पे आपकी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट हुई? तो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्ट की और कैसे कैसे आप आगे बढ़ी? मैं सेंट मेरी स्कूल बिजनौर की पढ़ी हुई हूँ। वहीं से मैंने 10th और 12th दोनों वहीं से किया था जी। और भले ही बिजनौर एक छोटी सी जगह है, बट शिक्षा के मामले में अब काफ़ी बढ़ रहा है जी। और अब काफ़ी अच्छे स्कूल्स यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा स्टार्ट सेंट मेरी से हुआ था, वो काफ़ी बड़ा उसने रोल निभाया है मेरे फर्दर एजुकेशन में। अच्छा मैम, एक चीज़ है, बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका ये एक सोच है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी इसमें एक अहम रोल अदा करती है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कोचिंग वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा लगता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हर एक तबके के लोग आ रहे हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकाल रहे हैं। और यही एक बहुत अच्छी बात है इस परीक्षा की कि आपको एक सर्टेन कैटेगरी का या एक सर्टेन किसी भी टाइप की कैटेगरी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो किस तरह से आपने तैयारी की? अगर आपके शेड्यूल के बारे में जानना चाहें कि क्या, जैसे एक सोच है लोगों की कि 12 घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे रेगुलर पढ़ना है, अब वो पढ़ाई का क्या मेथड रहा आपका? जो शॉर्ट मतलब जो आपका मेथड था, वो उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो काफ़ी लोगों को सहयोग मिलेगा। देखिए, घंटों का तो ये होता है कि सबका अपना डिपेंड करता है कि आप कितना आप कर पा रहे हैं। मैं ट्राई करती थी कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ पाऊँ, मिनिमम 8 घंटे तो मैं दे पाऊँ। लेकिन वो सबका अपने मतलब वो पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, आप कितना डेडिकेट कर पा रहे हैं टाइम। आपको 1-2 घंटा न्यूज़पेपर में भी देना होता है। और तो वो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़े दिनों में खुद रियलाइज़ हो जाता है कि आपका कितना करने से आपके लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करना भी खुद को ठीक नहीं होता है। और मेरा ऐसा था, मैं बुक्स मेजरली पढ़ती थी। मैं शॉर्ट नोट्स बहुत एंड में बनाती थी एग्ज़ाम आने से पहले, ताकि मैं एकदम लास्ट डेज़ में उनको रिवाइज़ कर सकूँ। वरना जो बेसिक बुक्स हैं, NCERTs हैं, लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैं उन्हीं बुक्स से मैं पढ़ती थी, उनका मल्टीपल रिविजन्स करती थी। जब मुख्य विषय आपका क्या रहा इसमें? मैंने ऑप्शनल, मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। अच्छा, जब अभी जैसे आपके फादर से मेरी बात चल रही थी ऑफ कैमरा, तो वो बता रहे थे कि हमने जो है इसको, पहले जॉब करती थी ये, है ना, उसके बाद हमने फिर इन्हें कोचिंग में डाला। तो अभी आपने बताया कि आपके दिमाग में शुरू से ये था कि मैं सिविल सेवा में जाऊंगी, तो इसमें कहाँ क्या सच्चाई है और किस तरह से आपके दिमाग में ये बात आई? मैंने 4th ईयर मेरे कॉलेज में मैंने सोचा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस ले लूँ
मैं फ्रेशर एकदम नहीं जाना चाहती थी, ताकि इन केस ये नहीं होता है तो आई हैव अ ऑप्शन। जी जी। तो एक प्लान बी की तरह मैं उसको लेकर चली थी कि ये नहीं होता है तो मैं जॉब में वापस जा सकती हूँ। और मुझे लगता है 1 साल जॉब करके काफ़ी कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख पाते हैं, आप टीम वर्क सीख पाते हैं, आपको एक आइडिया लगता है कि आप इतने सारे लोगों के साथ बैठकर आप कैसे चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मदद करेगा आगे। अच्छा, जो आपकी रैंक है, जितना मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि आपको शायद आईपीएस जी जी मिले, है ना? जी। सही है। तो कितना निभा पाएंगे आईपीएस के साथ? क्योंकि एक आईएएस बनना बहुत आसान है। मीटिंग ले ली आपने पूरे दिन की, शाम में भाई क्या राजस्व की कितनी वसूली हुई और क्या क्या, जैसे जैसे बैंकों की मीटिंग ले ली। आईपीएस की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किस तरह इसको निभा पाएंगे? क्या लगता है आपको, जब आपको ये पता चला कि ये वाली रैंक आई है मेरी और आईपीएस मुझे मिलेगा, तो दिमाग में एक पुलिस की छवि आई होगी, तो किस तरह से, क्या आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है? मेरे लिए तो सारी सर्विसेज बहुत प्रेस्टिजियस और काफ़ी अच्छी है। कोई मेरे मन में ऐसा वो नहीं था कि ये ख़राब है या ये अच्छी है। मैंने सारी सर्विसेज का प्रेफरेंस दिया था। बस प्रेफरेंस की बात थी कि मैंने आईएएस को ऊपर रखा था। और जो भी आएंगी कठिनाइयाँ, मतलब मैं रेडी हूँ और मैं होपफुल हूँ कि मैं अच्छे से निभा पाऊँगी। चलिए, बहुत जल्दी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब ये कहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होती है? ये फाउंडेशन कोर्स मसूरी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री। ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? ये 3 महीने का होता है। 3 महीने। उसके बाद आपका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा, सपोज कीजिए आपको कैडर यूपी मिलेगा या क्या मिलेगा? वो सब प्रेफरेंस बाद में है। अच्छा, वो बाद में होता है। प्रेफरेंस भरवा लेते हैं, बट वो एलोकेशन सब बाद तो में। एज ए आईपीएस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, जो हावी है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसका कहाँ तक आपके सर्विस पर असर पड़ेगा? किस तरह से आप निभाएंगी पॉलिटिक्स के साथ? क्योंकि ये देखा जाता है, हम भी मीडिया वाले हैं, अक्सर रहते हैं आईएएस आईपीएस के बीच में, तो एक छुटभैया नेता भी धौंस के साथ बात करता है, एक आईपीएस से, एक आईएएस से। तो क्या आपका नज़रिया है इस संबंध में? देखिए, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, हमारे एमएलएज एमपीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। वो उन्हें जनता ने इलेक्ट किया है, तो वो जो अपना पार्ट निभा रहे हैं वो उनको करना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए। तो अगर हम अपने रोल्स को निभा रहे हैं इंडिविजुअली, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि जो आपके ये सिविल सर्विस में जो तीसरा ऑप्शन होता है, इंटरव्यू का, प्री होता है, मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो यूट्यूब पे मैंने भी काफ़ी देखी हैं वीडियोज इसकी। तो क्या ऐसा सही बात है कि कुछ फनी क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं वहाँ पे? बहुत तो नहीं, पर वो ट्राई करते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत कंफर्टेबल होके हमें बस सिर्फ बात करनी है आपसे। जी जी जी। ये कोई इंटेरोगेशन नहीं है। जी जी जी। तो इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट उसको बोला जाता है। वो बस आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं और फ़नी क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं, बट फ़नी इंस्टांसेस कुछ हो सकते हैं। वो हंस रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। जी जी। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो आपको टफ लगा हो, कमेटी ने आपसे पूछा हो, सिलेक्शन कमेटी ने टफ लगा हो, आपको लगा होगा इसका आंसर मुझे नहीं आता, या लगा हो कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा इतना टफ क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा सकता है? अगर कुछ हो तो आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं थोड़ा एज अ हॉबी मैं आर्ट को परस्यू करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे एक साइंटिस्ट इंडिया के जो जिनका आर्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो उसका मुझे आइडिया नहीं था। मैं ये जानती थी कि साइंस में उनका हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी वगैरह में कंट्रीब्यूशन था। तो आर्ट वाली साइड का मुझे उतना आइडिया नहीं था। अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? 25-30 क्वेश्चंस कुछ पूछे गए। तो इजीली आपने जी कुछ नहीं, जो नहीं आते थे मैंने उनको मना कर दिया। बताया आपने, मुझे नहीं आता है। अच्छा, अगर बात करें आपके एग्ज़ाम की तैयारी की, तो ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है? थर्ड अटैम्प्ट था। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश जिससे वो उनके अंदर हौसला बढ़े और उनके अंदर जुनून पैदा हो, खासतौर से बिजनौर के वो लोग जो हमारा चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरह से जो ईज़िली उनको ये एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी से आप फिगर आउट कर पाते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और बाकी मेहनत करते रहिए, आप सपने देखते रहिए। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कहाँ तक हेल्पफुल आपके लिए रहा?
सोशल मीडिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनका ये मानना है साहब मैं तो मोबाइल से बहुत दूर रहा या रही, मैंने मोबाइल छेड़ के नहीं देखा। तो कहाँ तक सोशल मीडिया का रोल है? मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती थी क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है वो जी। कभी कभी। आप पढ़ रहे होते हैं पूरे टाइम और हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स हो जी जी कुछ और कर रहे होते हैं, तो लेकिन मैंने उतना यूज़ नहीं किया था। पर इन जनरल मैं इंटरनेट का बहुत यूज़ करती थी। अच्छा, एक कामयाब इंसान से पूछना चाहिए ये सवाल, जनरली लोग पूछते नहीं हैं, कि जो बेहतर वक्त होता है पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, वो रात का अच्छा होता है या सुबह का अच्छा होता है, दिन का? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सुबह में उठो, जल्दी उठो, 4 बजे पढ़ाई करो। माँ बाप का कहना होता है, बच्चे उठ नहीं पाते हैं, नींद में पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। मुझसे भी हमेशा ये प्रेशराइज रहा मैं कि आप जो है सुबह में जल्दी उठा करें, जल्दी पढ़ा करें। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कौन सा टाइम बेटर होता है? देखिए, ये भी वही है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं स्टार्टिंग में मैं रात को पढ़ा करती थी, पर फिर जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया, क्योंकि एग्ज़ाम की टाइमिंग्स हैं, तो एक 9 से होता है या 9:30 से होता है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो। जी। तो इस बार अटेम्प्ट में मैं यूजुअली दिन में ही पढ़ने की कोशिश करती थी, तो पर मैं ट्राई करती थी कि मैं जो एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम पे मैं एक्टिव रहूँ। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एक बार फिर से, और उम्मीद है कि जल्दी आप IPS बन के बिजनौर आएँ और मैं दोबारा से आपका इंटरव्यू करूँ IPS बनने के बाद। शुभकामनाएं आपको। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि परेशानियाँ सबके सामने आती हैं, जो परेशानियों को भेद कर, उनको चीर कर आगे निकल जाए, वो योद्धा कहलाता है। उन्होंने एक बाज़ का उदाहरण दिया था कि जब एक बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो सारे पक्षी अपना आशियाना ढूंढते हैं। सिर्फ एक बाज़ ऐसा पक्षी होता है जो बादलों से ऊपर उड़कर उसको, बादलों को एहसास कराता है कि मैं तुझसे हारूंगा नहीं, मेरी परवाज़ हमेशा जारी रहेगी। और उम्मीद है मुझे कि आपकी भी मेहनत और आपकी परवाज़ इसी तरह जारी रहेगी। इन्हीं शुभकामना के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइव 10। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। जिस तरह से हम यहाँ पर इस वक्त स्मृति भारद्वाज के घर पर हैं, UPSC की परीक्षा जिन्होंने पास की है, इस वक्त वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए सर अपना। मैं संजय कुमार शर्मा जी, प्रथमा UP ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ जी, और यहीं का लोकल के रहने वाला। कैसा लगा सर जब रिज़ल्ट कल आया और आपको पता चला कि आपकी बेटी ने जो है? जब तक रिजल्ट नहीं आया था दिल की धड़कनें घट बढ़ रही थी और जब आ गया तो खुशी के मारे बहुत ही दिल धड़कने लगा। और जब आप लोग आए, बधाई आई, तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने बिटिया ने हमारा जो सम्मान बढ़ाया समाज में, जी जी, और अपने ज़िले का नाम बढ़ाया। कितने बच्चे हैं सर टोटल आपके? 2 ये बड़ी बिटिया है जी, और छोटा बेटा है। 3 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा। जब बेटा क्या कर रहा है? बेटा एक्स-इंजन में इंजीनियर है इस समय। कैसे सर आपके दिमाग में आया कि इनको सिविल सेवा की तैयारी करानी चाहिए? नहीं, किसी को देखकर ऐसा दिल में हुआ कि हमें इस लाइन में इसको डालना चाहिए, कि या इनको खुद ही अपना शौक था पढ़ने का? पहले हमने इनको IIT का कोर्स कराया। IIT में इसका सिलेक्शन हुआ, BHU से किया जी। BHU हुआ, AMU हुआ, JNU हुआ। इनमें इन चीज़ों की, प्रशासनिक सेवाओं की बहुत ही बच्चों में डिमांड रहती है। वे बच्चे इनके लिए बड़े केयरफुल रहते हैं। तो कुछ तो हमारा भी मन था कि समाज में जो हमारे उसमें हैं, ये सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है जी जी, देश के, उसके लिए। और कुछ इसका मन खुद बना हुआ। जब अच्छा, जैसे इन्होंने परीक्षा पास की तो आपके दिमाग में था कि भाई IAS बनेंगी, लेकिन जब अब ये पता चला कि IPS में सिलेक्शन होगा और SP बनना पड़ेगा, तो कुछ दिल में कुछ डर इस टाइप का कि यार IPS बनेगी, खतरा होता है बहुत? कोई खतरा नहीं है। देश के लिए लोग, हमारे बच्चे ही तो बर्फ में खड़े हैं लगे हुए। जी जी, ये बताओ, आतंकवादियों से छाती मिलाए खड़े हैं। जी जी, तो हमारे ही बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो CRPF की हैं। जी जी। अच्छा, बच्ची अब दूर, नज़रों से दूर चली जाएंगी, ट्रेनिंग करने जाएंगी, फिर अपॉइंटमेंट पता नहीं कहाँ हो। अब तो ऐसा है कि मोबाइल पे सीधे बात करो सुबह शाम, कोई बात नहीं। शुरू में जब ये कोचिंग गए या BHU गए तो हमें परेशानी हुई, बहुत परेशानी होती थी। भाई बच्चे नहीं हैं, दोनों ही रह गए थे हम, तो 10th से बच्चे बाहर चले गए। जी जी जी, लेकिन कुछ नहीं। और देश सेवा के लिए तो मैं फिर सब यूथ से आह्वान करूँगा कि आप आगे बढ़िए। देश सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।
चलिए, मुबारकबाद तो हमारे आपको, लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और जो बेटियों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो होती है माँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है, वो माँ की गोद होता है। और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितनी खुशी है। और क्या नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सरिता है। हाउस वाइफ है हाँ जी। जी। कैसा लगा जब पता चला कि बिटिया का सिलेक्शन? बहुत ही अच्छा लगा। क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो, या उन माओं को जो तैयारी करा रहे हैं अपने बच्चों को, पढ़ाई के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं? हाँ, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। बस ये जो बच्चे चाहते हैं तो उसमें सपोर्ट करें पेरेंट्स। किस तरह से आपने सपोर्ट किया? कुछ एक दो एग्जाम्पल। नहीं, इसने बोला कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो हमने कहा जो छोड़ दो जॉब। उसने कहा मुझे जॉब नहीं करनी है। अच्छा, जब इन्होंने तैयारी शुरू की तो बहुत सारे रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि जो ये कहते हैं अरे आप बन गई डीएम और अब हो गए, सुनने में आया। अब कैसा लगा जब पता चला कि बहुत अच्छा। बनी गई आखिरकार? जी, बहुत अच्छा। क्या संदेश उनको भी देंगे? ये बच्चे सपने देखते हैं तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए उसी हिसाब से। जी। बड़ा एग्ज़ाम है ये, और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। रिश्तेदार और वो तो उनका अपना एग्ज़ाम बताएगा। कभी भी मतलब, जी बताइए, कुछ बताना चाह रहे थे। जी। मैं अब बच्चों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी जी कि हमारे समाज में एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि बिना पैसे के कहीं काम नहीं। जी जी कृपया सभी बच्चे ये नोट करें, मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि सब मतलब सब जगह पैसे दे करके ही नौकरी लग रही है या कुछ हो रहा है। ऐसा हमारे समाज में नहीं है, हमारे देश में अब नहीं है। काबिलियत की डिमांड है। काबिलियत की डिमांड है, लेकिन आपको वहाँ तक जाने के लिए पूरी तन मन धन शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, बहुत अच्छी शिद्दत बात कही है कहते सर ने। हैं। जी जी जी। और वो कहावत है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो सिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल बल चले। चले। जी जी तो जी। आप अगर मेहनत ही नहीं करोगे, ये सोचे रहोगे कि सब पैसों में जा रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी बहुत सामान्य परिवार से थे, हम भी कंपटीशन दे करके आए, बच्चे दोनों आ गए। आज आप जी, देख जी, रहे जी, हैं। जी, जी। ठीक है, कोचिंग में या उसमें खर्च होते हैं, उतना तो हम खरीदते हैं। जी, जी। लेकिन कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है कि कहीं किसी ने पैसा भरा और उसके बच्चे आ गए और हमारे रह गए, ऐसा नहीं। तो बच्चे ये मन जरूर बनाएं, मेहनत करें। बहुत बढ़िया बात कही है सर ने। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे मेरा आह्वान है, सब माँ बाप जितने हैं जो तैयारी करा रहे हैं, जिनके सपने हैं बच्चों को बड़ा इंसान बनाने के, खूब शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए और उनको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कीजिए। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम, चूँकि एक तालीम ही है जो इंसान की आंखें खोलती है, अकल खोलती है। खूब बच्चों को पढ़ाइए और देश का भविष्य सुधारिए, उनका भविष्य सुधारिए और देश को आगे बढ़ाने में देश की मदद कीजिए। स्मृति भारद्वाज के घर पर इस वक्त बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कल दोपहर से अब तक रिजल्ट आया, ये हालत है। और आधी रात तक लोगों का तांता लग रहा, जो मुबारकबाद देने वाले थे। और इसी क्रम में इस वक्त जो सेंट मैरी की स्टाफ है, सेंट मैरी स्कूल जहाँ से प्रारंभिक शिक्षा स्मृति ने स्टार्ट की थी, वो पूरा स्टाफ, फादर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब बधाई देने के लिए इनको बुके देकर इनको सम्मानित किया, इनके घर पर आए। और फादर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको ही मुबारकबाद दूंगा कि आपके स्कूल की एक स्टूडेंट थी जिन्होंने सिविल सेवा में पास किया है। कैसा आपको लगा जब आपको पता चला? जब पता चला तो मैं हमारे हेड ऑफिस में बिशप जी के साथ था। तो जैसे वहाँ पर मैसेज आया, मैंने तुरंत बिशप जी को बता दिया कि हमारे एक स्टूडेंट यूपीएससी में चयनित किया गया है। तो बहुत खुश हो गए थे, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम वहीं थे। तो उन्होंने मुझसे इनके लिए बधाई देने के लिए विशेष रूप से बता दिए। फिर यहाँ आते ही रात को पहुँच गया था। फिर सुबह सिस्टर से कांटेक्ट किया, हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे। तो सिस्टर ने इनसे कांटेक्ट किया और हमें हम पर इन्होंने निमंत्रण दिया। हम आ गए हैं, हम आना ही चाह रहे थे, लेकिन खुद इन्होंने बताया कि आप आइए। अच्छा, इन्होंने कॉल किया? हमें अच्छा लगा कि खुद इन्होंने बताया कि आप आइए। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमारे ही एक छात्र यूपीएससी में चयनित किया गया है, सिलेक्शन हो गया है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पहुँच गया तो इनके बारे में पूछा, तो स्कूल में ही जब स्कूल कार्य समय पर ये सभी कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर योगदान देती थी, पढ़ाई में भी और अन्य कार्यकलापों में भी अच्छे से योगदान देती थी और भाग लेती थी। तो उसी का नतीजा आज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो
पूरे अक्सर सुनने में मिलता है सर कि सेंट मेरी के जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो अक्सर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें जाते हैं, तो कितने अब तक सिलेक्शन हो चुके होंगे आपके यहाँ से? जो आपके यहाँ शायद एक लिस्ट भी लगी हुई है कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? अब जो है 7 लोगों का लिस्ट में है, 7 लोगों का है। अच्छा, जो IAS और IPS IAS बने हैं। जी, तो क्या बहुत खुशी होती होगी सर? बहुत खुशी है। किस तरह से सर बच्चों को लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से ही? किस तरह की तैयारियां आपके स्कूल में होती हैं? कुछ बताएंगे अपने स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है आपके यहाँ का? हमारे क्या दिमाग में होता है जिस वक्त एजुकेशन स्टार्ट करते हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक तरीका है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे लिए एक मुख्य बात होती है। मानवीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से और ज्ञान और जो भी नॉलेज की वजह से उसी प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। बच्चे जैसे कि हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते हैं तब से ही लेकर हम उन बच्चों को अपने बच्चों के रूप में मानते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते रहते हैं। चलिए सर, एक लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया आपके स्कूल का, एक फोटो और लगेगा वहाँ पर। चलिए बहुत मुबारकबाद आपको। बिल्कुल। तो सेंट मेरी स्कूल की अपना आप में एक जो एजुकेशन है वो अपना आप में एक अलग टाइप की एजुकेशन है। बच्चों पर जो शुरू से ही ध्यान दिया जाता है, यही कारण है कि बच्चे जो हैं बड़े होकर सिविल सर्विस जैसी सेवाओं में चयनित होते हैं। तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, हमारी पूरी टीम की ओर से बधाई। और इसी तरह इनके यहाँ के बच्चे इसी तरह से सिविल सेवा में जाते रहें, डॉक्टर बनते रहें, इंजीनियर बनते रहें। कुछ और फादर कहना चाह रहे हैं? हमारे लिए स्कूल ही नहीं, जब बच्चे हमारे पास आते हैं उनके साथ माँ बाप का, पेरेंट्स का और उनके साथ मिलके जो भी लोग उन्हें मदद करते हैं उनका बड़ा योगदान, उसी से भविष्य बनता है। केवल स्कूल ही नहीं, माँ बाप, टीचर्स सब मिलके बच्चों के लिए उनके भविष्य के लिए काम करते हैं। ये माँ बाप के, टीचर लोगों का और अन्य जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हैं उन सबका योगदान इनके भविष्य बनने में बहुत योगदान मिला है। और भी लोग इनकी मदद करते रहेंगे और लोगों की सेवा करने के लिए जो भी प्रेरणा मिली है हमारे यहाँ के देश के लिए, जितने भी जिस प्रकार के उन्हें प्रेरणा मिली है उसी प्रकार बढ़ चढ़कर हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। एक और बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस।